Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 19th of June 2025. 19 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे बिना किसी रुकावट के। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और जो भी आपको लगता है कमेंट आप कर सकते हैं। अच्छे अच्छे ही कमेंट करें, गंदे कमेंट क्या करने, तो प्लीज़ डू दैट ऑल्सो फ्रॉम योर एंड। और कंटेंट जैसा मैंने आपको कहा कि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो वो कभी नहीं रहेगी, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे फ्रंट पेज की दो बड़ी खबरों के साथ। पहला है, इन रीसेट इंडियन कनाडा एग्री टू अपॉइंट हाई कमिश्नर्स एंड रीस्टार्ट द वीज़ा सर्विसेज। अब आप सबको बता दूं पहले की जो निज्जर केस हुआ था, जहाँ पे उसका मर्डर, और कनाडा ने उस समय ट्रूडू और इन सब का ये कहना था कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है ऑल, उस कारण से हमारे टाइज जो थे कनाडा के साथ वो थोड़ा ख़राब हो गए थे और दोनों कंट्रीज़ ने अपने हाई कमिश्नर्स को रिमूव कर लिया था। बट नाउ दे हैव नाउ री इनिशिएटेड दैट, है ना। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, मार्क कार्नी, उनके साथ अच्छे रिलेशंस इन्होंने दोबारा से रिस्टार्ट करने की कोशिश की है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करने की बात की है। तो ट्रेड के एग्रीमेंट की जो बातचीत चल रही थी, ट्रेड एग्रीमेंट मतलब ईपीटीए, याद रखिएगा, इंडिया और कनाडा के बीच में ईपीटीए एग्रीमेंट की बात चल रही है, जिसको हम बोलते हैं अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट। अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं उसको। रीस्टार्ट करने की बात चल रही है कि आप इसको स्टार्ट करो। एक्चुअली ये जैसा अपन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं ना कंट्रीज़ के साथ, उसी वही है ये आपका ईपीटी, यानी कि अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। एक तरीके का क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये हाई कमिश्नर्स को लगाने की बात तो चली रही है, ऑब्वियसली बात है, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन। थोड़ा सा बेसिक फैक्ट और बता देता हूँ मैं आपको। जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात चल रही है, चूँकि यहाँ पे हाई कमिश्नर्स की बात चल रही है ऑल, तो मैं बता दूँ डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए एक कन्वेंशन है प्रॉपरली इंटरनेशनली, जिसको हम बोलते हैं वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। क्या बोलते हैं? वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल। और ये वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब आया था? अडॉप्ट हुआ था 18 अप्रैल 1961 में। तो इसको हम बोलते हैं वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961, ये भी थोड़ा याद रखेगा। एंड ये डिफाइन करता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को, प्रिविलेजेस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, एम्बेसडर्स को, एम्बेसीज के, कंसल्टेट कॉन्सुलेट के एंड ऑल, ठीक है। 193 रेटिफाइड कंट्रीज़ हैं। इंडिया ने भी वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस रेटिफाई किया है, एंड द ट्रीटी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस। तो थोड़ा सा मैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस, चूंकि देखो इंडायरेक्टली तो चल ही रहा है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। G7 की वहीं बात करें तो G7 1975 में G6 के रूप में स्टार्ट हुआ था, और पहले G6 में इसके पास फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका थे। 1976 में कनाडा इसका मेंबर बनता है, तो ये G7 बन जाता है। 1997 में इसमें फिर रशिया शामिल हो जाता है, तो ये G8 बन जाता है। और 2014 में फिर क्रीमिया पर अटैक करने के बाद रशिया को निकाल दिया जाता है, तो फिर से ये G7 बन जाता है। हालांकि अभी इस बार के G7 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो रशिया और चाइना को इनवाइट करेंगे फॉर बिकमिंग अ मेंबर, और इसको फिर से G9 कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ईरान विल नेवर सरेंडर, सेड आयतुल्लाह खमीनी। तो आयतुल्लाह खमीनी को आप जानते होंगे कि ही इज लीडर ऑफ ईरान फ्रॉम 1989, 1989 से ये लीडर है ईरान के। और इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट आप सबको पता होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया, याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंधु हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया इन ऑर्डर टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान। इंडियन नेशनल्स को ईरान से वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। थोड़ा सा मैं चाहता था कि ईरान के बारे में आपको बेसिक फैक्टॉइड्स बता दूं, तो वो देख लीजिए। लोकेशन ईरान की वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में है। बॉर्डरिंग कंट्रीज नॉर्थ में आर्मेनिया, अजरबैजान और टर्कमेनिस्तान, ईस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वेस्ट में इराक और टर्की, साउथ में फिर आपका पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, जहाँ से इसको फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल भी मिलता है। माउंटेन रेंजेस की बात करें तो वेस्ट में जैग्रोस माउंटेन्स है, एल्बुर्ज माउंटेन्स है नॉर्थ में। इसके अलावा डेजर्ट की बात करें तो दश्ते काविर विच इज़ द ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट, एंड दश्ते लूत विच इज़ द लुत डेजर्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दश्ते काविर एंड दश्ते लुत, ये भी याद रखिएगा। करेंसी ईरानियन रियाल है। मेजर
रिसोर्सेज इसके ऑयल है, नेचुरल गैस है। इट हैज़ फोर्थ लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स ग्लोबली। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी की बात करें तो कैस्पियन सी नॉर्थ में है, विच इज़ क्रिटिकल फॉर ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट की बात करें तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इसका ऑफिशियल नेम है। कैपिटल इसकी तेहरान है। थियोक्रेटिक रिपब्लिक है। थियोक्रेटिक मतलब कि जहाँ पे रिलीजन इस एक स्टेट का एक ऑफिशियल रिलीजन होता है, जैसे कि यहाँ का इस्लाम है ना, तो थियोक्रेटिक रिपब्लिक है। सुप्रीम लीडर हाईएस्ट अथॉरिटी इज आयतुल्लाह खमीनी। इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट यहाँ पे रहता है। एंड यहाँ की पार्लियामेंट लेजिस्लेचर को मजलिस ए शूरा ये इस्लामी बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। शिया इस्लामिक बेसिकली मेजॉरिटी है यहाँ पे, 90% ऑफ द पॉपुलेशन। एंड मेजर लैंग्वेज पर्शियन या फारसी जिसको हम बोलते हैं वो है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसका मेन चोक पॉइंट है, क्योंकि वर्ल्ड का 20% ऑफ द ऑयल यहीं से पास होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में आया था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट ले आ रहा है ये, क्योंकि आंध्र प्रदेश का ये कहना है कि दे विल स्टार्ट यूजिंग मोर वाटर फ्रॉम दिस गोदावरी रिवर। एंड तेलंगाना ने कहा है कि भाई आप सरप्लस क्लेम नहीं कर सकते हो वाटर में यूनिलेटरली, चूँकि गोदावरी रिवर बहुत सारे स्टेट्स के साथ फ्लो होती है, तो को टर्मिनस स्टेट्स जो हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनसे भी डिस्कस करें। दिस इज व्हाट द तेलंगाना इज सेइंग। आंध्र प्रदेश को तो कुछ पानी चाहिए था, तो उन्होंने बोला था बेसिक, है ना। पोलावरम प्रोजेक्ट आप सबको पता है कहाँ पर है, इट इज़ ऑन द गोदावरी रिवर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आईएमडी के बारे में आया था कि आईएमडी प्रेडिक्ट कर रहा है जो भैया, तो प्रेडिक्शन क्या कर रहा है वो हम नहीं जानेंगे, लेकिन आईएमडी है क्या जरूर जान लेते हैं। इंटर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको। इट इज़ द नेशनल मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ऑफ इंडिया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ऑफ इंडिया वो है। एंड इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। किसके अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर काम करती है। 1875 में स्टैब्लिश हुई थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेदर सर्विसेज इन द वर्ल्ड है ये। की फंक्शंस की बात करें तो वेदर फोरकास्टिंग, जो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, प्रोवाइड करता है। साइक्लोन की वार्निंग, टाइमली अलर्ट्स एंड एडवाइजरीज फॉर साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशियन। मॉनसून मॉनिटरिंग, ट्रैक एंड प्रिडिक्ट द इंडियन मॉनसून, वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एंड वाटर प्लानिंग। एंड सीस्मोलॉजी, यानी कि ऑपरेट्स अ नेटवर्क ऑफ सीस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज फॉर अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एज वेल। एग्रोमीटरोलॉजी, यानी कि कस्टमाइज्ड फोरकास्ट एंड एडवाइजरीज फॉर फार्मर्स। क्लाइमेट रिसर्च, यानी कि स्टडी करता है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड ट्रेंड्स इन इंडिया। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 6 रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर्स हैं, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर एंड न्यू दिल्ली में। बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज हैं, वेदर स्टेशंस हैं, राडार नेटवर्क हैं। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। समझ में आ गया होगा। आईएमडी के बारे में भी बेसिक फैक्चुअल सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अगला है माउंट देनाली, नॉर्थ अमेरिका। वहाँ पे केरला का माउंटेनियर फंस गया है। एक्चुअली आप सबको पता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 पीक टॉप्स हैं, उसमें से एक माउंट देनाली है ना। कई लोग 7 टॉप्स को सबमिट करने की कोशिश करते हैं, उसी के अंतर्गत है। मैं आपको 7 टॉप्स के नाम बताना चाहता था। सबसे पहले एशिया, एशिया में है माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। दूसरा है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में एकोनकागुआ, एकोनकागुआ अर्जेंटीना में। देन आपका नॉर्थ अमेरिका में देनाली है, माउंट मैकिनले विच इज़ अलास्का, यूएसए वाला पोर्शन। अफ्रीका में माउंट किलीमंजारो विच इज़ इन तंजानिया। यूरोप में माउंट एल्ब्रस विच इज़ इन रशिया, कॉकेसस माउंटेन्स की रेंज है। देन अंटार्कटिका में माउंट विंसन मैसिफ है, एल्सवर्थ माउंटेन्स में है। देन ऑस्ट्रेलिया में है पुनकाक जाया विच इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में पुनकाक जाया की जगह माउंट कॉसियस्को को बोलते हैं, तो याद रखिएगा माउंट कॉसियस्को भी मान सकते हो आप अगर पुनकाक जाया नहीं है ऑप्शन में, तो ठीक है ना, तो याद रखिएगा। हालांकि पुनकाक जाया थोड़ा बड़ा है, ठीक है। माउंट कॉसियस्को को भी कुछ लोग मेंशन करते हैं, तो अगर पुनकाक जाया आपको ऑप्शन में नहीं मिलता तो कॉसियस्को मार देना। इसके अलावा ऑपरेशन सिंधु मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल, ओके। तो ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी, बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर फास्टैग के लिए एक नया प्रोविज़न कल आई थिंक नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया है कि आपको
1 साल का पास बन जाएगा 3,000 रुपये में। 3,000 रुपये का मतलब ये होता था कि जैसे और हाँ, इसमें 200 ट्रिप्स आप कर सकते हैं, मतलब 200 ट्रिप्स टोल प्लाजा से क्रॉस कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था, अगर हम 3,000 रुपये में 200 ट्रिप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि लगभग हमारा एवरेज कितना पड़ रहा है, केवल केवल 15 रुपये का एवरेज पड़ रहा है टोल का। लेकिन वहीं अगर आप नॉर्मली टोल सेंटर्स में जाएंगे तो आपको 50 रुपये के आसपास, 50 से 100 रुपये के आसपास पड़ता है। तो हमारा एवरेज काफ़ी कम हो जाएगा। तो एक अच्छी पहल है नितिन गडकरी जी की, और साल भर में 200 ट्रिप तो हो ही जाती हैं यार टोल प्लाजा से निकलने वाली, है ना। चंडीगढ़ टॉप्स द स्कूल एजुकेशन इंडेक्स, मेघालय कम्स लास्ट। रिपोर्ट आई है अभी, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट, याद रखिएगा, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट, को नोट कर लीजिए। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये स्कूल्स के रिपोर्ट निकालता है एजुकेशन मिनिस्ट्री। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको निकाला है। एंड चंडीगढ़ इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन के रूप में रहा है फॉर द ईयर 23-24, एंड मेघालय इज द लास्ट परफॉर्मिंग स्टेट, ठीक है ना। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ट्रेड टैरिफ क्लोज बॉर्डर्स बट में ओपन डोर्स टू इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़, यहाँ पे एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के बारे में है, तो मैं थोड़ा बता दूं आपको। बायोडाइवर्सिटी में जब आप लॉसेस के बारे में पढ़ते हैं ना, कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान किस चीज़ से पड़ता है, तो उनमें से एक ये हमेशा रहता है ऑप्शन, इन्वेजिव स्पीशीज़ का। इन्वेजिव स्पीशीज़ का क्या मतलब होता है, कई बार क्या होता है कि आप ट्रेड और इन सब के थ्रू एक ऐसी स्पीशीज़ अपने इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं जो कि आपके बाकी बायोडाइवर्सिटी के साथ compete करने लगती है रिसोर्सेज में, और वो उसकी ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपके रिसोर्सेज को बाकी किससे ज़्यादा जल्दी यूज़ कर लेती है। तो वो ये भी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ कहलाती है ना। तो जैसे यहाँ पे बात चल रही है द जाइंट अफ्रीकन स्नेल, है ना, लिसाचिंटीना फ्यूलिका। It entered India without fanfare, admired at first for its size and shell, but what seemed ornamental soon revealed itself to be country's most persistent invasive species। तो ये हम अफ्रीका से लेकर के आए थे, जाइंट अफ्रीकन स्नेल इंडिया में आया, लेकिन फिर इंडिया में मोस्ट परसिस्टेंट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हो गया। इट थ्राइव्ड इन रीजन्स वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन एंड ऑल। इसका नाम याद रखिएगा, अफ्रीकन स्नेल, जाइंट अफ्रीकन स्नेल, ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है। आई थिंक इसके अलावा एक और ना यही है शायद यहाँ पे। द जाइंट अफ्रीकन स्नेल इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ स्लो मूविंग अननोटिस्ड अराइवल कैन रीशेप द इकोसिस्टम, है ना। मतलब जो आपको एंट्री अननोटिस्ड थी वो किस तरीके से बेसिकली कितना नुकसान पहुंचा सकती है इन्वायरमेंट को, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं, देखो, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के इंट्रोड्यूस्ड इन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो लिखा हुआ है, जस्ट वेट अ मिनट, क्या होगा ये, ओके, डोंट तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सीडेंटल किस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है। जैसे केन टोड्स का एग्जांपल लिखा है ब्यूफो मैरिनस ऑस्ट्रेलिया में, इसके अलावा गम्बूजिया इंडिया में, पोसिलिया रेटिकुलेटा जापान में। दे आर एग्जांपल्स ऑफ डेलिबरेट बायो कंट्रोल इनिशिएटिव्स विच हैव गॉन रॉन्ग। ये एक तरीके से बायो कंट्रोल के रूप में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। केन टोड्स ब्यूफो मैरिनस ऑस्ट्रेलिया, गम्बूजिया इंडिया, पोसिलिया रेटिकुलेटा जापान, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डेलिबरेट बायो कंट्रोल विच हैव गॉन रॉन्ग, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है। अब इसी न्यूज़ आर्टिकल में टर्म यूज हुआ है बायोफाउलिंग। बायोफाउलिंग का देखो मतलब क्या होता है, बायोफाउलिंग मतलब है अनडिजायरेबल एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड एल्गी ऑन सर्फेसेस। यानी कि जब आप नहीं चाहते हो और उसके बाद भी एक्यूमुलेशन हो जाए प्लांट्स का, एनिमल्स का और एल्गी का सरफेस वाटर पे या कहीं पे भी, तो उसको हम बोलते हैं बायोफाउलिंग, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ और स्पीशीज़ हैं यार, जो स्पीशीज़ मैं बता रहा हूँ ना, उनको पूरा नोट करके रख लेना कि ये सारे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन से इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं, कौन से नहीं है, तो याद रखिए। एशियन पैडल क्रैब एक और नाम याद रखेगा, ये न्यूजीलैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पे इसने वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस फैला दिया था। देन इसके अलावा आपको याद रखना है मॉस्किटो फिश, गम्बूजिया स्पीशीज़, गपीज, पोसिलिया रेटिकुलेटा जो मैंने अभी पीछे नाम लिया था, एंजल फिश, टेरोफाइलम स्कैलेरी। देन इसके अलावा तिलापिया एक्चुअली इन्वेजिव स्पीशीज़ के रूप में ही ये एक तरीके से बोल सकते हैं। हालांकि इसने बूस्ट बहुत किया है फूड प्रोडक्शन को, लेकिन इसने अपने आप को इंडियन वाटरवेज में बहुत इस्टेब्लिश कर लिया है, एंड इट हैज़ आउट कम्पीट द नेटिव फिशेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी
याद रखना। पार्थेनियम ग्रास, ये भी एक तरीके से इन्वेजिव स्पीशीज है, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। तो पार्थेनियम ग्रास भी आप याद रखेगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एडिटोरियल पार्ट में आज बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं है जिसको हम डिस्कस करें फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मत करिएगा। ऑयल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? ईरान और इजराइल वॉर के कारण। तो बस इसमें एक पैराग्राफ मैं आपको बताता हूँ। ईरान ने रिपीटेडली पहले भी कहा था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक चोक पॉइंट है जो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से। याद रखिएगा, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। 20% ऑफ ऑयल ट्रेड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, और अगर ये चोक पॉइंट क्लोज होता है टेम्पररी पीरियड के लिए भी, तो इसका मतलब ये होगा कि डिले इन सप्लाई, रिडक्शन इन ट्रैफिक एंड राइज इन शिपिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट। क्या क्या चीजें होंगी? रिडक्शन इन ट्रैफिक, डिले इन सप्लाई, राइज इन शिपिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट, और ये सारी चीजें कल्मिनेट होंगी फॉर इंक्रीज्ड प्राइसेस ऑफ ऑयल। तो ये रीजन है कि क्यों ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक पॉइंट। याद रखिएगा। What was decided at the UN ओशियन कॉन्फ्रेंस? अब बात चल रही है यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस की, बता देता हूँ। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 जो है वो थर्ड एडिशन है, याद रखिएगा। एंड इसका एम है टू एक्सेलरेट एक्शन टू प्रोटेक्ट ओशियंस, है ना। ओशियंस को प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसको हम हाई सी बोलते हैं। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़ कि जब आप 12 नॉटिकल बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक रहते हो तो उसको हम बोलते हैं कंटिग्यूअस वाटर। जब आप 24 नॉटिकल माइल से रहते हो तो हम उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। जब आप जब आप 200 नॉटिकल माइल्स तक रहते हो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और जब आप 200 नॉटिकल माइल के बाहर जाते हो तो उसको हम बोलते हैं हाई सीज। तो याद रखिएगा, दीज आर द क्लासिफिकेशन। सॉरी, इसको एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। 12 नॉटिकल माइल तक आपका टेरिटोरियल रहता है, उसके बाद कंटिग्यूअस रहता है। मैंने उल्टा बोल दिया है, तो प्लीज़ 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 करेक्ट इट, काइंडली करेक्ट इट, टू स्लिप ऑफ अ टंग ओनली। तो 12 नॉटिकल माइल तक आपका रहता है, सॉरी, टेरिटोरियल वाटर्स। देन कंटिग्यूअस जोन रहती है 24 नॉटिकल माइल तक, बाकी 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बाद हाई सीज। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जिस ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं वो है बेसिकली BBNJ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट। याद रखिएगा, इसको हाई सीज ट्रीटी भी कहा जाता है, और ये यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो कंक्लूड हुई इस बार फ्रांस में। याद रखिएगा, फ्रांस में कंक्लूड हुई, एंड 56 ऑफ द नेसेसरी 60 कंट्रीज रेटिफाइंग द BBNJ। 56 कंट्रीज ने रेटिफाई कर भी दिया है, 60 कंट्रीज की जरूरत है रेटिफाई करने की, फिर ये फोर्स में आ जाएगा एग्रीमेंट। याद रखेगा, दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, BBNJ एग्रीमेंट, ठीक है ना। इंडिया ने इसको रेटिफाई अभी तक नहीं किया है, यूएसए ने भी इसको रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया लेकिन कह रहा है कि हम प्रोसेस में हैं, ठीक है। हाई सीज एग्रीमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि इट इज रेगुलेटिंग इंटरनेशनल वाटर्स बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि हाई सीज को मॉनिटर करेगा। 160 कंट्रीज ने साइन कर दिया है, 56 कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया है। इन्फोर्समेंट के लिए 60 कंट्रीज का रेटिफिकेशन आवश्यक है। इंडिया और यूएस ने रेटिफाई नहीं किया है, एंड इट विल बी लीगली बाइंडिंग आफ्टर 120 डेज। जैसे ही 60 कंट्रीज होती हैं लीगली बाइंडिंग हो जाएगी 120 दिनों के बाद, है ना। इसमें करना क्या आपको, इसमें मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनेंगे नेशनल बॉर्डर्स के बाहर, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज का रेगुलेशन होगा। इसमें एक प्रोविजन था बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग का। रिसोर्स शेयरिंग सबसे बड़ा डिस्प्यूट है मैराइन जेनेटिक रिसोर्सेज के शेयरिंग के ऊपर, क्योंकि कोई ग्लोबल कंसेंसस नहीं बन पा रहा था कि कमर्शियल गेन किस तरीके से शेयर होंगे अमंग द हाई सीज, मतलब जैसे हाई सी में जो भी कमर्शियल गेन होता है वो कैसे शेयर होगा। दैट इज द बिग क्वेश्चन विच इज गोइंग ऑन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। So please make sure you remember all these things. You will remember that BBNJ एग्रीमेंट, नाम तो जरूर याद रखना। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, थर्ड एडिशन था, ये भी आप याद रखना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या कुछ और ऐसे हैं पॉइंट। यहाँ पे है यूज ऑफ US बंकर बस्टर। तो यहाँ पे एक्चुअली चूंकि फोर्डो मैंने कल ही बताया था आपको, ईरान में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसका नाम है फोर्डो, FORDO या FORDOW। तो ये फोर्डो की जो फैसिलिटी है ज़मीन के अंदर 300 फीट के आसपास है। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए केवल और केवल एक बॉम्ब है जो अमेरिका के पास है, 13,000 किलो का, यानी कि 13 टन का कह सकते हो आपकी एक बॉम्ब है, GBU 57, बंकर बस्टर बोलते हैं इसको, फैट बॉम्ब, बंकर बस्टिंग बॉम्ब। तो ये केवल अमेरिका के पास है। तो वही कह रहे हैं कि अब भैया यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।